हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करेंगे पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ठीक है, दो टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, और इसके पीछे का जितने भी क्लासेस हो चुके हैं आप सभी बच्चे जाके इसी चैनल पे देख लेंगे। ओके, तो पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल, ये दो चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, देखो, और इसके पीछे प्रोटीन हो चुकी है, लिपिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका एक परिचय हो चुका है और एक और टॉपिक हो चुकी है। इनमें हमें देखेंगे ये जो पॉलीसेकेराइड है ये हमारा एक बृहद जैवअणु है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है? एक प्रकार का हमारा एक बृहद जैवअणु है। देखो, बृहद जैवअणु ये होते हैं जो कम अनुभार है ना, जिनका अनुभार क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और वो आसानी से क्या हो, उनका बहुलीकरण ना हो पाए, या बहुत सारे अमीनो एसिड से है ना, बहुत सारे मोनोसेकेराइड से इनका निर्माण हुआ है। ठीक, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, जो पॉलीसेकेराइड को एक हम जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीसेकेराइड है इसको हम क्या बोलेंगे कि एक प्रकार का क्या है, हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट भी है। तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालेंगे? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये जो पॉलीसेकेराइड है ये एक प्रकार का क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, एक चीज टॉपिक में आपको प्रोटीन वाले में हम देखो हम क्या पढ़े थे। प्रोटीन में हम क्या पढ़े थे कि ढेर सारे अमाइनो एसिड है। ये जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, क्या है? अमाइनो एसिड है या अमीनो एसिड है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो अम्ल। ये एक चैन बनाते हैं। मानो ये एक अमीनो एसिड है, ये है, एक ये है, ये एक ये है और एक ये है। ये आपस में क्या होंगे? संयुक्त होंगे। संयुक्त होने के बाद किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो ये प्रोटीन हम क्या करते हैं? ये जो प्रोटीन हम खाते हैं ये प्रोटीन हम भोजन के माध्यम से, किसके माध्यम से? हम भोजन के माध्यम से क्या करते हैं? प्रोटीन को खाते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी क्रिया चलती है? डाइजेशन चलता है। क्या चलता है? डाइजेशन चलता है। तो डाइजेशन के थ्रू क्या होता है? ये जो प्रोटीन होती है ब्रेक डाउन किस में हो जाती हैं? अमीनो एसिड में। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड, लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। 9 क्या होंगे? आवश्यक होते हैं, और जो 11 होते हैं वो आवश्यक नहीं होते। तो ये जो 9 है ये हमें भोजन के माध्यम से, ना, ये हमारे बॉडी में नहीं बनते। ये जो 9 अमीनो एसिड है, 9 प्रकार के एक ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में इनका निर्माण नहीं होता। ये हम भोजन के माध्यम से खाते हैं और हमारे शरीर में जाते हैं। और ये जो 11 है ये हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त नहीं होता, ये हमारे शरीर में पहले से ही संचित होते हैं। इसी तरह ये जो पॉलीसेकेराइड है, इस पॉलीसेकेराइड को हम एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर इस जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई की बात करेंगे बच्चे, किसकी बात करेंगे? कि ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है इस जटिल कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है ना? ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है इस जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई क्या होती है? तो अगर हम यहाँ पे पॉलीसेकेराइड की इकाई की बात करेंगे तो क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये पॉलीसेकेराइड की या जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है इसका एक क्या है? इकाई है ना? क्या है? यूनिट है। और ये जो मोनोसेकेराइड ये जो मोनोसेकेराइड है इसको हम बोलेंगे कि माइक्रो है ना? अब यही माइक्रो ढेर सारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये ढेर सारे मोनोसेकेराइड क्या करेंगे? आपस में बाइंड होंगे। ठीक है, किसके द्वारा बाइंड होंगे? ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड के द्वारा। ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से बाइंड होंगे और बाइंड होने के बाद किसका निर्माण कर देंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका?
कार्बोहाइड्रेट्स का ये निर्माण करेंगे। ठीक, जिस तरह से प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, इसी तरह पॉलीसेकेराइड की जो इकाई हो जाएगी या जटिल कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, मोनोसेकेराइड हो जाएगी। देखो, जब हम भोजन खाते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं। तो वो भोजन जो पौधे ने भोजन बनाया वो खुद भी खाते हैं। अब ऐसा नहीं कि पौधे दिन भर भोजन बना रहे हैं तो वो नहीं खा रहे, वो पूरे दिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब तक उसको सूर्य के प्रकाश आता है वो भोजन बनाने की क्रिया नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं। जब रात का टाइम आता है वो भोजन है ना वो खाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम भोजन क्या खाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। कैसा खाते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि जो पौधे भोजन बना रहे हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही बनाते हैं, C6H12O6। ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जब हम भोजन खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये पाचन होके ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, यानी कि मोनोसेकेराइड में, है ना। हम ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, तो कहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई भाई, हमने तो अपने वातावरण के माध्यम से, वातावरण से हमने ऑक्सीजन गैस ली। कौन सी गैस ली, वातावरण से हमने O2 गैस ले लिया, लेकिन हमें CO2 हम बाहर निकाले कैसे, ये CO2 इस ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन की मात्रा में ये कार्बन आया कहां से, ये कार्बन कहां से आता है, जब हम भोजन खाते, है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमने भोजन खा लिया। भोजन खाने के बाद हमारे शरीर में 2 तरीके का पाचन होता है। एक ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में यानी पायरुविक एसिड में यानी पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। इस पायरुविक अम्ल में एंजाइम के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से, क्रेब्स यानी C3 साइकिल के थ्रू ये जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल यानी मोनोसेकेराइड में, और यहीं पे हो जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते, इसी तरह पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन बना रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके शरीर से नहीं निकलेगी, निकलेगा, क्योंकि वो भी भोजन खाते हैं भाई, वो भी श्वसन करते हैं। तो भोजन खाएंगे, श्वसन खाएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। हाँ, बस फर्क इतना है कि वो खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, हम खुद नहीं बनाते, हम दूसरे पे डिपेंड है। वो खुद कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, वो इसलिए स्वपोषी है, और हम खुद नहीं कर पाते, हम दूसरे पे निर्भर है, इसलिए हम विषम पोषी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो ये होते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड, जो एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब अगर हम पॉलीसेकेराइड की संरचना की बात करें, ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे, पॉलीसेकेराइड की संरचना। पॉलीसेकेराइड इस पॉलीसेकेराइड की क्या बात करेंगे हम, स्ट्रक्चर की यानी कि संरचना की। ठीक है, किसकी, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की। अब अगर हम पॉलीसेकेराइड की संरचना की बात करें, किसकी, पॉलीसेकेराइड की, तो इसकी जो संरचना होती है 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 कौन कौन से, एक होती है समबहुलक। ठीक है, एक क्या होती है, समबहुलक। क्या होगी, समबहुलक। ठीक है, और दूसरा होती है विषम बहुलक। ठीक है, पहला होती है समबहुलक और दूसरा होता है विषम बहुलक। ठीक है, समबहुलक और विषम बहुलक। तो अगर आप पॉलीसेकेराइड की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समबहुलक और एक विषम बहुलक। समबहुलक में एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। यानी ये पॉलीसेकेराइड की जब आप संरचना देखोगे तो इसमें आप नोट क्या करोगे, नोट आप ये करोगे कि ये, ठीक है, ये एक ही प्रकार के, है ना, ये एक ही प्रकार के
प्रकार के मोनोसेकेराइड से, प्रकार के मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड से ये क्या होंगे, ये बने होते हैं। कौन बना होगा भाई, ये जो समबहुलक है। समबहुलक का ही मतलब हो गया भाई समान, जो बहुलक जोड़ रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल अगर देखें, एक मोनोसेकेराइड ए है तो ये इसी का समान मोनोसेकेराइड ए है, दूसरा है तो इसी का समान मोनोसेकेराइड ए है, तीसरा है तो ये इसी का समान मोनोसेकेराइड ए है, एक ही, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये समान होंगे, ये क्या होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समबहुलक। समबहुलक मतलब समान मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे और एक पॉलीसेकेराइड की क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि पॉलीसेकेराइड की जो इकाई होती है ना, जो इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, ये यूनिट क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। इकाई जो होगी है ना, जो इकाई होगी, जो यूनिट होती है, वो क्या होती है, मोनोसेकेराइड ही होती है। तो समबहुलक में क्या होगा, ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक ही प्रकार का मोनोसेकेराइड होगा और उसे एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से ये बने होंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे देखोगे, अगर एग्जाम्पल हम देखें कि इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैसे, ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्टार्च होगा, ठीक है, जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च, तो स्टार्च का क्या हो जाएगा भाई, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कहाँ पाया जाएगा भाई, ये पादपों में भोजन के रूप में, ठीक है, ये कहाँ होगा, पादपों में भोजन के रूप में। ये जो ग्लूकोज का यूज होता है, ये कहाँ होगा, पादपों में, पादपों में भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन किसको लेते हैं, वो स्टार्च के रूप में। ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में लेते हैं, यानी कि स्टार्च को हम क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये मंड के रूप में क्या करते, पौधे भोजन को लेते हैं। इसी तरह सेलुलोज की बात करें, किसकी बात करें, सेलुलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। अब ये जो सेलुलोज है, ये भी क्या करेंगे, ग्लूकोज को, ठीक है, ये भी क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में, और ये होगा पादप की सेल वॉल में। ये आपको कहाँ नजर आएगा, पादपों की, ठीक है, पादपों की सेल वॉल में, यानी कि कोशिका भित्ति में। देखो ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो सेल वॉल है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है ये प्लांट सेल में होती है, ठीक है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और प्रेजेंट उपस्थित होने के साथ साथ ये क्या होती है, दृढ़ होती है ना, दृढ़ होगी, मोटी होती है। ये करती क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, है ना, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करेगी, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी। अब इसी तरह ये जो सेल वॉल है, अगर हम एनिमल सेल में बात करें, किस में बात करें, एनिमल सेल में, तो ये एनिमल सेल में क्या होगी, एब्सेंट होगी, क्योंकि जंतु कोशिका की जो बाहरी आवरण होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जंतु कोशिका की जो बाहरी आवरण होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और पादप कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो सेल वॉल होता है। तो हमेशा ध्यान देना, ये जो सेल वॉल होगा वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, और एनिमल सेल में ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये जो सेलुलोज होंगे, ये क्या करेंगे, इसकी जो इकाई हो जाएगी वो ग्लूकोज ही होगी, और ये जो सेलुलोज हमें मिलेंगे, ये हमें प्लांट सेल में मिलेंगे, जिससे कि कोशिका भित्ति, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है, ठीक है, समझ गए। इसी तरह ग्लाइकोजन, ठीक है, अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई, ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन की इकाई क्या होगा, बीटा ग्लूकोज, क्या होगा, बीटा ग्लूकोज। तो ये जो बीटा ग्लूकोज है, इस बीटा ग्लूकोज हमें कहाँ मिलेगा, ये जंतुओं में भोजन के रूप में, क्या लिखोगे, जंतुओं में, ठीक है, एनिमल में
भोजन के रूप में। देखो पौधे भले ही भोजन बनाते हैं, पौधे जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के, शुगर के फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन वो भोजन को खाते किस रूप में है, वो स्टार्च के रूप में खाते हैं। और यही पौधे के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है हम मानव भी खाते हैं, लेकिन वो क्या खाते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन की जो इकाई होती है वो बीटा ग्लूकोज होती है। क्या होगी, ये बीटा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की इकाई होती है। ठीक है, ये ग्लूकोज स्टार्च की इकाई है। ठीक है, इसी तरह ये जो ग्लूकोज है ये सेलुलोज की इकाई है। तो ये सारे समबहुलक होते हैं, मतलब ये हो जाएगा कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे स्टार्च बनाएंगे, बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे सेलुलोज बनाएंगे, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मिलेंगे ग्लाइकोजन बनाएंगे। तो ग्लाइकोजन हम जंतु अपने भोजन के रूप में लेंगे, ग्रहण करेंगे, और ये स्टार्च जो होगा वो पौधे ग्रहण करेंगे, और ये जो सेल वॉल होगा ये क्या करेंगे, कोशिका भित्ति को बनाने का कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आया। एक और होता है यूनियोलीन। ठीक है, ये होगा इन्यूलीन। इसकी इकाई जो होती है वो क्या होगी, फ्रक्टोज होगी। क्या होगी, फ्रक्टोज। ठीक, तो ये सभी क्या है, एक प्रकार के समबहुलक हैं। समबहुलक का मतलब एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। यानी अगर स्टार्च का निर्माण होगा तो इनमें बहुत सारे एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड होंगे। अगर यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हुआ है तो इसमें एक ही प्रकार के बीटा ग्लूकोज होंगे, है ना। अगर यहाँ पे सेलुलोज का निर्माण हुआ है तो इनमें एक ही प्रकार के ग्लूकोज यानी जो मोनोसेकेराइड होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, ना कि वो अलग अलग है। ठीक, क्या होंगे, वो एक ही प्रकार के होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। ये होते हैं पॉलीसेकेराइड। अब अगर हम बेटा किसकी बात करें, ये तो हमने देखा समबहुलक की। अब अगर यहीं पे हम किसकी बात करें, विषम बहुलक की, तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते, तो हम दूसरा पेज लेंगे। ठीक है, तो दूसरा पेज क्या है बेटा, विषम बहुलक है ना। क्या है, विषम बहुलक। अब ये विषम बहुलक क्या है, इस विषम बहुलक में क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे कि विषम बहुलक, ठीक है, विषम बहुलक, विषम बहुलक अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, प्रकार के मोनोसेकेराइड से, मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। ठीक है, सेकेराइड से बने होते हैं। एग्जाम्पल हेमीसेलुलोज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देखोगे, हेमीसेलुलोज, एगरोज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या होगा, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, और एक दूसरा क्या होगा, एगरोज या एगारोज। ये जो होंगे है ना, इनमें तो ये बने हैं मोनोसेकेराइड से, इनका जो निर्माण हुआ है ये मोनोसेकेराइड से हुआ है, अलग चीजों से नहीं हुआ। ये जो बने हैं ये किससे बने भाई, मोनोसेकेराइड से। ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड क्या हुए, आपस में बाइंड हुए हैं, तो बाइंड होके किसका निर्माण कर दिए हैं, ये हेमीसेलुलोज का निर्माण कर दिए। लेकिन ये जो मोनोसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड क्या होंगे, ये जो मोनोसेकेराइड, ठीक है, सेकेराइड है, ये जो मोनोसेकेराइड होंगे वो अलग अलग होंगे। ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो ये अलग अलग आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, विषम बहुलक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, विषम बहुलक का निर्माण करते हैं। तो ये होती है पॉलीसेकेराइड की संरचना, और ये पॉलीसेकेराइड जो होते एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट है, बाकी कुछ और अलग नहीं होते। ठीक, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं ना, कि जो कार्बोहाइड्रेट क्या है,
किससे मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये जो पॉलीसेकेराइड है ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक, तो हेडिंग क्या डालोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब अगर इस कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई भी कार्बनिक पदार्थ है तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि पृथ्वी पर, ठीक, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ठीक है, पृथ्वी पे अगर सबसे मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई भी कार्बनिक पदार्थ है तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी पृथ्वी पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कार्बनिक पदार्थ है, नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो कार्बनिक पदार्थ वे होते जो कार्बन से मिलकर बने हुए, और अकार्बनिक में क्या हो जाते हैं, कार्बन नहीं होते। ठीक है, वो अकार्बनिक पदार्थ हो जाते। और जो ये पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब बोलोगे कैसे मुख्य स्रोत है भाई, ऊर्जा तो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे मुख्य स्रोत हो गया। देखो हम भोजन खाते हैं जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है ना, हमने भोजन नहीं खाया, या जब हमारा फास्ट होता है, जब व्रत रहते हैं, तो व्रत में हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, एकदम डाउन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, क्योंकि हमने भोजन नहीं खाया। हम भोजन नहीं खाए, एक दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, जो हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे लॉस हो रही है। और अगर आप एक हफ्ता ना खाओ, एक हफ्ता छोड़ो, आप 2 दिन 3 दिन ना खाओ, तो आपको लगेगा भाई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत हो जाएगी ना। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उनमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब हम भोजन खाते हैं, मानो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, ठीक, एनर्जी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक से हमें भोजन मिल जाए, हम खाना खा लेते हैं, तो हमारा पेट भी भर जाता है, साथ साथ हमारे बॉडी में एनर्जी भी आ जाती है। तो एनर्जी आई कहाँ से, यही जब भोजन हम खाते हैं तो इसका पाचन होता है। तो पाचन में मैंने आपको बताया था कि भोजन पाचन के दौरान 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक ग्लाइकोलिसिस होती है और एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केल्विन चक्र चलती है। तो जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में यानी पायरुवेट एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन वो भोजन का पूर्ण पाचन नहीं हो सकता ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी तो बनाने हैं। उसके बाद ये जो पायरुवेट अम्ल होता है ये एंजाइम के हेल्प से, हमारे बॉडी में एंजाइम भी बनती है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रंथियां जो एंजाइम भी रिलीज करती हैं, जैसे गाल्जी क्या हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सब सब क्या है, ये हमारे सेल्स में है, तो ये हमें एंजाइम प्रोवाइड करा रही है। ठीक, तो ये एंजाइम के हेल्प से क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं कैल्विन साइकिल, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र या C3 साइकिल कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो भोजन 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल रह जाता है वो 1 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ATS, है ना, उसकी झिल्लिका तंत्रिका तंत्र होती है, उसी झिल्ली तंत्रिका तंत्र में ATS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं, जिसमें ढेर सारी मात्रा में ATP के रूप में ऊर्जा संचित होते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर कार्बोहाइड्रेट ना रहे तो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऊर्जा ना मिले। ठीक है,
आगे क्या लिखोगे, यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स या ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं भाई, ये कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलके ही क्या बने होते हैं, कैसे बने होते हैं। जब हम ग्लूकोज का है ना कार्बोहाइड्रेट का सूत्र देखते हैं C6H12O6, तो इसमें क्या है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन के अणु है। ये मिल के आपस में मिले और इन्होंने क्या बना दिया, ग्लूकोज को बना दिया। क्या बना दिया, ग्लूकोज को बना दिया। ठीक है, अब बहुत सारे जब ग्लूकोज जुड़ेंगे, ब्रेक डाउन होगा तो मोनोसेक्राइड में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। ये ग्लूकोज क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट है, ये ब्रेक डाउन होगा तो मोनोसेक्राइड में, और ढेर सारे मोनोसेक्राइड एक साथ बहुलीकरण करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ये हमारे बॉडी का, ये हमारे बॉडी का या शरीर का, ठीक है, बॉडी का लगभग, ठीक है, लगभग 1%, कितना, 1% भाग को बनाते हैं। कौन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जब ये हमारे शरीर के 1% भाग को बना रहा है, इसीलिए अगर सबसे ज्यादा कोई अच्छा स्रोत है एनर्जी का तो वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक है, अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की वर्गीकरण की बात करें तो देखो ये बटे होते मोनोसेक्राइड में, है ना, ऑलिगोसेक्राइड में, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज और माल्टेज हो गया। ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ठीक है, अब ढेर सारे मोनोसेक्राइड आपस में बाइंड होंगे, क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देंगे। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में बाइंड होंगे, क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। अब यही हम अपने पेट के पालन के लिए, अपने ना भूख को मिटाने के लिए हम प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, वसा खाएंगे, ढेर सारे एंजाइम खाएंगे, और यही क्या होगा, जब हमारे ब्रेक डाउन होगा शरीर में, पाचन होगा। पाचन का मतलब यही जो भोजन के अणु होंगे वो टूटेंगे, और टूटने के बाद ये अपने जो इनकी एक मूल अवस्था होती है उसमें आ जाएंगे। ठीक, किस में आ जाएंगे, अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगला क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। देखो अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है, देखो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी जो खोज किए थे वो फ्रेडरिक मिसर ने किए थे। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने थे, इन्होंने क्या किया था, कितने सन में भाई, इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किए थे। और जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा व फास्फेट। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होगा, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज कौन किया था भाई, फ्रेडरिक मिसर ने किए थे, और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन दिया। क्या दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज की थी वो फ्रेडरिक मिसर ने की थी, और ये न्यूक्लिक अम्ल को बाद में क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, और अल्टमान ने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर बना होता है। किसने बताया, अल्टमान ने। ठीक है, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये 3 घटकों से मिलकर बने हुए हैं। 3 घटक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार से, इसके साथ साथ पेंटोज शुगर से, ठीक है, पेंटोज शर्करा और फास्फेट से।
ये तीनों आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, एक आरएनए और एक डीएनए, है ना, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये तो घटक की बात हो गई कि जो न्यूक्लिक अम्ल है ये 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है। पहला है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा है पेंटोस सुगर और तीसरा है फास्फेट समूह या फास्फेट हम ग्रुप कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब अगर यही पे बेटा हम इसके क्या करें, प्रकार की बात करें, है ना, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार की, न्यूक्लिक एसिड के प्रकार की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की जब हम प्रकार को देखते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन सा, एक होगा आरएनए, ठीक है, और दूसरा होगा डीएनए। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो ये कितने घटक से मिलकर बना है, 3 घटकों से, नाइट्रोजनी क्षार, है ना, पेंटोस सुगर और एक हो जाता आपका फास्फेट समूह। अब अगर हम नाइट्रोजनी क्षार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजनी बेस की, नाइट्रोजनी या नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन सा होगा, एक होता है प्यूरिन, ठीक है, क्या होगा, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पैरिमिडिन। ठीक है, तो ये जो प्यूरिन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा एडेनिन और ग्वानिन, और ये होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल। तो हम डीएनए में क्या देखते हैं, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन रहता है, और आरएनए में एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल होता है, क्योंकि डीएनए में थाइमिन है लेकिन आरएनए में थाइमिन का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड। ठीक, समझ गए, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्योर आरएनए और डीएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर ये कितने घटकों से मिलकर बने होते हैं, 3 घटकों से, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस सुगर और फास्फेट। ठीक, समझ गए। नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरामिडिन होते हैं। प्यूरिन जो होंगे वो 2 प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पिरामिडिन जो होते हैं ये भी होते हैं आपकी 3 प्रकार के, साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल होते हैं। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो फ्रेडरिक मेसर ने की थी, और इसका नाम न्यूक्लियन दिया था, लेकिन अल्टमान नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने ये बोला कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ये 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो बस आज की क्लास आपकी यही भी खत्म होती है। आपको सिर्फ 11th में इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड इससे ज़्यादा आपको अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।